हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। ठीक है, हम लोग क्लास 12 की हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने उसका कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे, सामान्य परिचय हेलो एल्केन के बारे में। आज हम उसके बनाने की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, पर पढ़ने के पहले वीडियो पॉज कीजिए और पेन कॉपी ज़रूर रखिए। बुक रखिए या नहीं रखें, लेकिन पेन और कॉपी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम बनाने की विधियां देखते हैं। देखो, हमने हेलो एल्केन की परिभाषा ही दिए थे कि यदि एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को अगर हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ये है एल्केन। यदि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? हेलो एल्केन हो जाता है। तो ठीक, ये हमने परिभाषा में पढ़े थे, या ये कह लो इंट्रोडक्शन में। तो यही हम बनाने की विधि में पहला ही पढ़ ले रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से इसमें भी पहला पढ़ रहे हैं एल्कीन से, एल्केन से। देखो, तो हमने ऊपर ये बना हुआ है कि एल्केन का एक हाइड्रोजन एक हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो हमें हेलो एल्केन मिल जाता है। तो हम अब कहेंगे एल्केन का यहाँ पर हेलोजन से योग हो रहा है ना, हेलोजन जुड़ रहा है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई चीज़ जुड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं करण, यानी कि जो जुड़ रहा है। यहाँ क्या जुड़ रहा है? हेलोजन जुड़ रहा है, तो हेलोजनीकरण। ठीक है, तो हम बोलेंगे एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा, हेलोजनीकरण। आ गई बात समझ में? करण का मतलब अगर किसी नाम के आगे करण लिखा हुआ है यानी वो जुड़ रहा है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का हेलोजनीकरण। अगर वी लिखा रहता नाम के आगे, वी हेलोजनीकरण, यानी कि हेलोजन निकल रहा है। इस फर्क को भी समझिए, है ना। हेलोजिनेशन एंड डी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हेलोजन का जुड़ना, और वी या इंग्लिश में डी हेलोजिनेशन यानी हेलोजन का निकलना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हेलोजन जुड़ रहा है। ठीक है, अब हम सबसे सिंपल एल्केन ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मीथेन। यहाँ हम एक हेलोजन Cl2 की क्रिया कराते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है ये वास्तव में सनलाइट, ठीक है, या सूर्य प्रकाश। तो कई बार रिएक्शन में H भी लिखा रहता है ना। सूर्य प्रकाश में E बराबर H ऊर्जा होती है, इसलिए कई बार केवल H ऊर्जा लिखी होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, एक यहाँ का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा और एक Cl जो है ये जुड़ जाएगा। तो हम ये इस तरह से CH3Cl, ठीक। और अब क्या क्या हुआ, एक Cl यहाँ का बचा है, एक हाइड्रोजन यहाँ का बचा है, तो वो हो गया HCl। ठीक, अब मैं इसको बॉक्स बना के इसी रिएक्शन को लिखती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। CH3 और ये H, CH4 हो गया, ये एक बंद है बीच में बना हुआ है, प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, अब यहाँ से ये HCl अलग हो गया और ये Cl यहाँ आकर जुड़ गया। तो देखिए यही हमको प्रोडक्ट मिला ना, ये प्रोडक्ट यही है। CH3Cl और HCl अलग हो गया, तो ये हमको मिल गया क्लोरोमीथेन। ठीक, अब क्या होगा? अब अगली अभिक्रिया देखिए, ये H
यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब हैलोजनीकरण होता है तो इस अभिक्रिया को रोक पाना संभव नहीं होता, यानी सामान्यतः रोक पाना संभव नहीं होता। सामान्यतः ऐसे विशेष परिस्थितियों में कुछ करके, यानी कुछ इक्विपमेंट लगा के हम रोक सकते हैं, लेकिन ये चेन रिएक्शन टाइप से चलता है। तो अब इस बार क्या हो जाएगा, ये CH3Cl यानी जो हमें यहाँ प्रोडक्ट मिला था, अब ये क्रिया कारक हो जाएगा और यहाँ पर फिर से Cl2 क्लोरोनीकरण हुआ, सनलाइट और फिर से वही एक हाइड्रोजन इस Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हुआ। तो अब इस पे हम कैसा लिखेंगे, CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है इसलिए CH2 और एक Cl और जुड़ गया इसलिए हमने क्या लिख दिए, Cl2 प्लस HCl, ये अलग हो गया। अब ये क्लोरोमीथेन था, ये क्या हो गया, डाईक्लोरोमीथेन, 2 Cl हो गए ना, डाईक्लोरोमीथेन। ठीक, अब इसी तरह से ये फिर अभिक्रिया आगे बढ़ेगी और ये CH2Cl2 प्लस फिर से Cl2, ये जो है वो प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो है फिर से यहाँ पर क्रिया कारक बन गया और इस बार फिर से अभिक्रिया हुई H और यहाँ पर इस बार फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, केवल एक, और Cl कितने परमाणु हो जाएंगे, 2 पहले से थे, एक और CH3 प्लस HCl, तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब अगली अभिक्रिया में फिर वही जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, CHCl3 प्लस Cl2, अब इस बार क्या होगा, यहाँ पर लगा दीजिए H न्यू, इस बार क्या होगा, CCl4, आखिरी हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापित हो गया Cl परमाणु के द्वारा और HCl, तो ये क्या हो गया, CCl4, तो टेट्राक्लोरोमीथेन। इस तरह से ये रिएक्शन चलती चली जाएगी और यहाँ पर आप अभिक्रिया में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ये जो एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा हमें क्लोरोमीथेन, डाईक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सभी प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है। इसलिए सामान्यतः हम जो बनाने की विधि, हेलो एल्केन बनाने की विधि जो है, ये हमें एल्किल हैलाइड या कह लो मैथिल क्लोराइड स्पेसिफिक बनाने की विधि के लिए ये उतना उपयोग नहीं किया जाता। इंडस्ट्रियल में उपयोग कर सकते हैं लेकिन प्रयोगशाला में सामान्यतः इस विधि का उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें हमें वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, अब इसके हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए ये जो मैकेनिज्म है ना, क्रियाविधि, इस क्रियाविधि की बात करते हैं तो ये 11th का पोर्शन है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर इसकी हम क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं क्रियाविधि, एल्केन के हैलोजनीकरण। ठीक है, इसकी हम क्रियाविधि का पढ़ रहे हैं, ये ए। ठीक, अब देखिए इसकी जो क्रियाविधि है ये मुक्त मूलक क्रियाविधि यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ये क्रिया होती है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, पहले तो हमको ये याद होना चाहिए, आप 11वीं में पढ़े हैं कि मुक्त मूलक कब बनते हैं। मुक्त मूलक जब किसी भी अणु के, जैसे Cl2 अणु के बंध का समविदलन होता है। एक नाम याद रखिए, समविदलन, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। समविदलन मतलब ये Cl परमाणु, ये Cl परमाणु दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया था और साझा करके एक सहसंयोजक बंध बनाया था। अब ये जो टूटेगा, बंध का जो विदलन होगा, ये साझे के दोनों
परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। ये इस Cl परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया और एक सहसंयोजक बंध बनाया। अब इसका विदलन हो रहा है, विदलन मतलब टूटना। तो कैसे टूटेगा? ये अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर टूट जाएगा और टूटने के फलस्वरूप जो बनेगा, अब देखिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, ये बंध टूट गया। इसके फलस्वरूप जो हमें मिला है इसी हम कहते हैं मुक्त मूलक। क्या कहते हैं? मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो ये मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा ही ये पूरी अभिक्रिया होती है। तो हम अब इसको समझते हैं, मिटा दें। अब तो समझ में आ गया होगा मुक्त मूलक किसको कहते हैं, बनता कैसे है, संविदलन के द्वारा बनता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको CH बंध भी मिला, ठीक, और CC बंध भी है और साथ में Cl बंध भी है ना। ये हमको रिएक्शन में आपने इसके पहले देखे होंगे, हमको 3 तरह के बंध मिल रहे हैं। एक बंध मिल रहा है CH, एक मिल रहा है CC और एक मिल रहा है ClCl। तो वास्तव में ये बंध जो है वो सबसे कमज़ोर होता है, इसलिए जो प्रारंभन, देखिए ये कितने पदों में होती है ये और बता देते हैं। जो प्रारंभन होगा वो इस बंध के विदलन से प्रारंभ होगा और फिर इस बंध का विदलन होगा, यानी सबसे कमज़ोर बंध पहले नंबर पर ये है। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये सबसे कमज़ोर, उसके बाद CH बंध कमज़ोर है और फिर CC बंध। ठीक है, अब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो क्रियाविधि है इसमें सबसे पहला होता है आरंभन, इनिशिएशन। आरंभन या इनिशिएशन, इनिशिएट होगा। तो जैसे ही ये जो Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, इस पर जब सूर्य प्रकाश की किरणें पहुंचेंगी तो इसका संविदलन होगा और संविदलन के फलस्वरूप क्या मिलेगा, Cl मुक्त मूलक बनेगा। ठीक है, ये पहला पद हो गया आरंभन। ठीक है, आरंभन में क्या हुआ, सबसे पहले सूर्य की प्रकाश ने Cl बंध को संविदलन के द्वारा तोड़ा और Cl क्लोरीन मुक्त मूलक बना। उसके बाद होता है इसका यानी इनिशिएशन, फिर होता है प्रोपगेशन। ठीक है, तो प्रोपगेशन में क्या होता है, संचरण, जिसको हम कहेंगे हिंदी में संचरण। सेकेंड स्टेप, ये मैकेनिज्म के स्टेप समझा रही हूँ मैं। संचरण में अब क्या होगा, अब ये Cl मुक्त मूलक अब किसके पास आ रहा है, CH3 और ये H, ये मीथेन के पास आया और इसने इस बॉन्ड पे अटैक किया और यहाँ का अब संविदलन हुआ और जिसके फलस्वरूप देखिए ये इसने इस बंध पर आक्रमण किया, किस बंध पर, CH बंध पर, यहाँ पर आक्रमण किया। क्योंकि सबसे कमज़ोर ये था तो पहला बंध ये टूटा और अब दूसरा बंध कौन सा टूटेगा, C और H के बीच का बंध आक्रमण हुआ, जिसके फलस्वरूप एक HCl बन गया। देखिए मैं बताऊँ आपको, मुक्त मूलक जो है वो बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत क्रियाशील होता है, वो कभी फ्री नहीं रहेगा, है ना, किसी न किसी से अभिक्रिया करके तुरंत अणु बनाएगा। ठीक है, तो इसने सबसे पहले ये H से लिया और H से ये HCl बना दिया और इस कंडीशन पर हमको क्या प्राप्त हो गया, मैथिल मुक्त मूलक। ठीक, अब यही प्रोपगेशन चलता रहेगा, ये मैथिल मुक्त मूलक, ये मैथिल मुक्त मूलक, ये मैथिल मुक्त मूलक फिर अगले Cl बंध पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक किया। ठीक है, यहाँ पर फिर संविदलन हुआ और इस बार संविदलन में क्या बन गया, CH3Cl और प्लस Cl मुक्त मूलक फिर निकल गया। यहाँ देखिए ये Cl इसके साथ एक जुड़ गया और यहाँ पर ये मुक्त मूलक पुनः निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो रहा है, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ना। अब अगली बार फिर, अब मैं आप मिटा देती हूँ, थोड़ा ऊपर का मिटा दूँ।
हाँ, तो यहाँ पर अब आपको दिखा कि अब ये Cl मुक्त मूलक एक मिला है, अभी हम प्रोपागेशन ही चल रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये फिर से ये जो CH3Cl है इसमें CH बंध ज़्यादा, मतलब इसकी तुलना में थोड़ा सा कमज़ोर होता है, इसलिए अब इस बार ये वाले बंध पर आक्रमण होगा। ठीक है, यहाँ 3 की जगह 2 लिख दे रही हूँ और ये एक 3 हो गए। तो अब ये इस पर आक्रमण किया, अब इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, जिसके कारण अब क्या बन गया आपके पास HCl तो पहले बन ही गया और HCl, और यहाँ पर अब CH2Cl मुक्त मूलक बन गया। CH2Cl ये पूरा का पूरा ये मुक्त मूलक के रूप में निकल गया, ये यहाँ से इसके साथ HCl बना लिया। अब फिर वही कि ये अब किस पर आक्रमण करेगा, ये Cl पर आक्रमण करेगा, ये अब इसका क्लीवेज होगा, इसके क्लीवेज के फलस्वरूप अब क्या बनेगा, अब देखिए फिर से क्या हुआ, ये CH2 और इस बार एक Cl और आके Cl2 और प्लस फिर ये Cl मुक्त मूलक बनेगा। इस तरह से ये संचरण लगातार चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक कार्बन से जुड़े पूरे हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन न हो जाए, यानी CCl4 न बन जाए। ठीक है, तो ये प्रोपोगेशन हो रहा है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, मिटा दें इसको, है ना। अब ये रिएक्शन तो चलती रही, है ना, लेकिन जो तीसरा पद अब रिएक्शन का समापन कैसे होगा, समापन, है ना, यानी ये रिएक्शन बंद कैसे होगी अब, क्योंकि ये तो चलता ही जा रहा है। तो देखिए ये कई तरीके हैं इसमें। ये मान लीजिए ऐसे बंद हो सकता है कि दो मुक्त मूलक Cl प्लस ये दो मुक्त मूलक जो हैं ये आपस में ही रिएक्शन कर लें और Cl2 बना लें, अणु बना लिया। अब ये तो बहुत क्रियाशील था, लेकिन ये अणु बनने के कारण ये क्रियाशील नहीं है। ठीक, एक तरीका ये हो सकता है कि दो मैथिल मुक्त मूलक अपने को मिले थे, ये दो मैथिल मुक्त मूलक आपस में मिलकर इथेन भी बना सकते हैं, CH3CH3, ऐसा भी बन सकता है। तो इसी कारण इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट का जो है वो मिक्सचर मिलता है, और इसी तरह से मुक्त मूलक आपस में क्रिया करते जाएंगे, और क्रिया करने के फलस्वरूप जब रिएक्शन में कोई भी मुक्त मूलक नहीं होगा तो वहीं पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये जो है, अगर आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है तो 11वीं में ये दिया हुआ है ना, एल्केन का हैलोजनीकरण 11वीं में। तो 11वीं का ही मैंने आपको बताई हूँ, ये आपके 12वीं की बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने पहला पढ़े एल्केन का हैलोजनीकरण। ठीक, अब देखिए, अब आपकी जो बुक में दिया हुआ है उसको अब देख लेते हैं एक उदाहरण। देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है ये CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 और ये H न्यू। ठीक, ऐसा ये अब इसको बनाया है उसने कि यहाँ पर Cl2 जो है वो इसका हैलोजनीकरण होगा। अब देखिए इसमें दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, CH3 CH2 CH2Cl या प्लस हमको एक और प्रोडक्ट मिलता है CH3 CHCl और CH3। यानी हमें ये प्रोपेन है, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन दोनों मिलता है ना। लेकिन ये देखा गया कि ये जो 2 क्लोरोप्रोपेन ये अधिक मात्रा में मिली हमें, अधिक मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिला, 2 क्लोरोप्रोपेन, और माइनर यानी कम मात्रा में हमको क्या मिली, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो अब इसका कारण हम समझ लेते हैं। कई बार ये भी दे देता है कि मेजर, ये हाफ रिएक्शन दे दिया और कंप्लीट करने को बोला। ठीक है, तो हम कंप्लीट एक ही रिएक्शन लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं। हाँ, एक ये भी मिलता है और एक ये भी मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये
कैसे हुआ, यानी अधिक मात्रा में हमको क्यों ये मिला है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो 2-क्लोरोप्रोपेन, इसमें आप C और Cl के बीच का बॉन्ड को कंसीडर कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसी बंध को C और Cl के बीच के बंध को ही कंसीडर करते हैं। ये C दिख रहा है कि ब्रांच कहाँ निकली है, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तो ये आइसो है या सेकेंडरी है। देखिए ये Cl और यहाँ पर तो ये जुड़ा है, सो जुड़ा है, और यहाँ एक और CH3 निकली हुई है, ऐसा दिख रहा है ना। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये आइसो है ना, आइसो प्रोडक्ट, या इसी को हम सेकेंडरी, है ना, या द्वितीयक, या इसी को हम द्वितीयक कार्बन कहते हैं, द्वितीयक कार्बन परमाणु, या 2 डिग्री बोलते हैं। तो एक चीज़ और है जो आपके 11वीं में है कि कार्बोकैटायन का स्थायित्व, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कार्बोकैटायन का स्थायित्व, या यहाँ पर मुक्त मूलक बन रहे हैं तो मुक्त मूलकों के भी स्थायित्व को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए इसका स्थायित्व का क्रम कैसा है, इसका स्थायित्व का क्रम है 3 डिग्री, यानी सबसे अधिक जो है वो तृतीयक कार्बन जो है वो स्थायी होते हैं, फिर द्वितीयक कार्बन स्थायी होते हैं, और फिर प्राथमिक कार्बन स्थायी होते हैं। यानी ये नॉर्मल कार्बन सबसे कम स्थायी होगा, फिर स्थायी होगा द्वितीयक या आइसो कार्बन, और फिर स्थायी होगा तृतीयक या नियो कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों प्रोडक्ट में देखो, ये प्रोडक्ट नॉर्मल दिख रहा है, N नॉर्मल दिख रहा है, यानी इसके स्थायित्व कम है, इसलिए ये कम मात्रा में बनी। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये कार्बन के साथ Cl और दोनों तरफ शाखा निकली हुई है, यानी ये कैसा है, द्वितीयक। तो द्वितीयक या आइसो, तो इसकी स्थायित्व अधिक होने के कारण ये प्रोडक्ट हमको ज़्यादा मिलता है। तो ठीक है बच्चों, हमने पहले बनाने की विधि पढ़ी एल्केन के हैलोजनीकरण से। ठीक है, तो मिटा दूँ इसको, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अभी हमने क्लोरोनीकरण कराए थे। ठीक है, अब हम इसी में एल्केन का हम ब्रोमोनीकरण करा दें, यानी ब्रोमीन के साथ हमने, यानी CH4 प्लस Br2 और यहाँ पर H न्यू, और अब हम करा दे रहे हैं CH3Br प्लस HBr। ठीक, ब्रोमोनीकरण, वहाँ पर क्लोरीन जुड़ा था, क्लोरोनीकरण, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है, ब्रोमोनीकरण। ब्रोमोनीकरण भी सेम क्लोरोनीकरण के समान ही होगा। तो अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ Cl लिखा हुआ था वहाँ वहाँ आप Br लिख सकते हैं। अब हम जो तीसरा इसी में अब एक और है, आयोडाइड भी है ना, आयोडीन, तो आयोडीकरण पढ़ेंगे। आयोडीकरण में आप देखिए कि CH4 प्लस I2 और यहाँ पर फिर H न्यू, और बनता क्या है, CH3I प्लस HI, यही बनेगा। आप देखो इसी तरह से हम यहाँ पर Cl2 लेके करे थे, तो यहाँ HCl बना था, यहाँ HI बन गया। अब वास्तव में जब इस रिएक्शन को हम देखते हैं तो देखते हैं कि ये रिएक्शन वास्तव में हो नहीं पाती, या ये प्रोडक्ट जो है ये नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो HI है, ये HI ये प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, प्रबल अपचायक है। ये क्या करता है, ये इसके साथ बने, यानी HI क्या करता है कि साथ में बने हुए मेथिल आयोडाइड को पुनः मीथेन में परिवर्तित कर देता है। आ रही बात समझ में? ये जो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एक प्रबल अपचायक का काम करता है, इसलिए ये मेथिल आयोडाइड को पुनः मीथेन में अपचयित कर देता है और I2 निकल जाता है।
तो अब इस कंडीशन में हम आयोडाइजेशन कैसे करेंगे? आयोडाइजेशन करने के लिए हमें रिएक्शन में, अब ये अपचायक है, अब हम कुछ ऐसी विधि, इसका जस्ट अपोजिट, तो अपचयन का उल्टा ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ते हैं ना, रेडॉक्स अभिक्रिया किसका है? ऑक्सीकरण अपचयन। अब ये अपचायक एक मिला है, तो हम इसी अभिक्रिया को यदि हम ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करा दें तो यह रिएक्शन जो है ये संभव हो जाती है। यानी यहाँ पर हम तीर के निशान के नीचे पे हमने कोई ऑक्सीकारक ले लेना है। अब ऑक्सीकारक कौन हो सकते हैं? ऑक्सीकारक HNO3 भी हो सकता है। बहुत सारे आप 11वीं में भी पढ़ के आए हैं, हम प्रयोग भी करते थे, KMnO4 भी पढ़ते थे, डायल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, ये सब ऑक्सीकारक होते थे। तो हम कोई भी एक ऑक्सीकारक ले लेंगे, मतलब कोई भी ले लेंगे एक ऑक्सीकारक, तब ये अभिक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह हाइड्रोकार्बन के हेलोजनीकरण की अभिक्रिया, जिसमें हमने क्लोरोनीकरण, ब्रोमोनीकरण, आयोडीकरण ये सब पढ़ लिए, तो अब आप इसको ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। मिटा दें? चलो, अब हमने एल्केन से पढ़ लिए, अब हम हाइड्रोकार्बन में एल्कीन भी आता है, एल्काइन भी आता है, तो अब हम पढ़ेंगे एल्कीन से, ठीक। देखिए एल्कीन का हेलोजिनेशन करा दीजिए, हेलोजनीकरण करा दीजिए। तो अब हम सिंपल देखें तो मान लो ये एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड, ये क्या है? इथिलीन, ठीक है। इस पर हम यदि Cl2 की क्रिया करा दें तो Cl2 की क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? हमको मिल जाएगा CH2 और ये जो डबल बॉन्ड है ये बीच से टूट के और दोनों जगह क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर Cl और ये Cl, यानी हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 1,2 डाइक्लोरोइथीन। एक ये हो गई। तो एल्कीन का हमने क्या करा दिए हैं? हेलोजनीकरण, ये सिंपल अभिक्रिया थी। तो ये डाई हैलाइड प्राप्त करने की अच्छी विधि है, ठीक। अब हम एल्कीन से एक और देख लेते हैं, ये समझ में आ गया अच्छे से? कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बहुत अस्थायी होता है, ये जैसे ही क्लोरीन का अटैक होगा ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी और दोनों कार्बन में एक एक Cl परमाणु जुड़ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है। तो अब हेलोजनीकरण, एल्कीन से एक और अभिक्रिया हम पढ़ते हैं। एल्कीन पर HX का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। यानी एल्कीन पर हम हाइड्रोजन हैलाइड का योगात्मक अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी एल्कीन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम पहला ही एल्कीन ले लें। अब हम उस पर क्या करा रहे हैं? HCl, HX ना लिखते हुए हम HCl का योगात्मक अभिक्रिया कराते हैं। फिर अगेन वही चीज़, ये बंध टूटना है और एक जगह H एक जगह Cl, यानी अब बन गया CH3 CH2 Cl, है ना, यानी 1-क्लोरोइथेन बन गया। यहाँ पर यदि Cl यहाँ भी जुड़ जाता तब भी पहले पोजीशन पे होता, यदि यहाँ भी जुड़ गया तब भी पहले पोजीशन पर है। तो ये एल्कीन पर HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड का योगात्मक अभिक्रिया है। लेकिन ये एक ऐसा एल्कीन है जो कि सममित है। सममित मतलब आप इसको बीच से काटिए, देखिए ये पोर्शन बिल्कुल बराबर होंगे, तो इस एल्कीन में सममिति है। लेकिन अगर हम एक ऐसी एल्कीन लें जिसमें सममिति ना हो, असम्मित एल्कीन, आपके बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं पूरा का पूरा, मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास पता नहीं कोई और बुक है कि नहीं है, और क्यों हो
अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है यही पर्याप्त है और बहुत अच्छा है। उसमें केवल थोड़ी सी लैंग्वेज में, भाषा में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, काफ़ी कठिन लिखा होता है। जैसे बनाने की विधियाँ की जगह, आपको बता दूं, बनाने की विधियों की जगह ही उसमें लिखा हुआ है विरचन। तो बच्चों आप इसको नोट कर लें कि जहाँ कहीं भी विरचन लिखा हुआ होगा वहाँ पर समझ जाइए कि ये बनाने की विधि, ये पूरे के बदले क्या लिखा हुआ है, विरचन। ठीक है, अगर हम अपनी बुक में ही वहीं पर नोट कर लें तो हमें फिर दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, अब ये हो गया कि सम्मित एल्कीन। अब आ जाते हैं हम एक असम्मित एल्कीन लेते हैं। असम्मित एल्कीन लीजिए, मान लीजिए हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब असम्मित कैसे, देखो हमने डबल बॉन्ड से काटा, इस तरफ केवल क्या बचा, CH2 और इधर क्या बचा, CH3 CH, यही है असम्मित। ठीक है, तो अब हम असम्मित एल्कीन ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ हमको दो तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, दो तरह के। देखो ये सब आप 11वीं में पढ़ के आए हो, जो 12वीं के बच्चे ध्यान से देख रहे हैं वो अच्छी बात है, और जिन्हें पढ़ा है, याद है, तो उनका एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब क्या क्या मिला हमारे पास, हमारे पास एक प्रोडक्ट CH3 हम प्लस कर दें, हम HCl का योग करा रहे हैं, है ना, HCl का हम योग करा रहे हैं। तो दो प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकते हैं, देखिए एक कंडीशन ये हो सकती है कि H यहाँ जाएगा और Cl यहाँ जाएगा, क्योंकि बंध तो यही टूटने वाला है। तो एक ऐसा हो सकता है CH2 और CH2Cl। ध्यान देखो, ये H इस पे चला गया और Cl इस कार्बन के साथ जुड़ गया, तो प्रोडक्ट क्या मिल गया, CH3 CH2 CH2Cl, ये मिल गया। यानी हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो प्रोपेन। लेकिन अब एक दूसरे प्रकार से भी अभिक्रिया हो सकती है, कैसा हो सकता है उसको देखो। ठीक है, एक ऐसा भी हो सकता है कि Cl यहाँ चला जाए और H यहाँ चला जाए, तो अब क्या मिलेगा हमें, CH3 CH, यहाँ Cl और यहाँ CH3, यानी Cl कहाँ चला गया, Cl इस कंडीशन पर यहाँ, और H कहाँ चली गई, यहाँ। ठीक है, ये तो इस कंडीशन पर हमको क्या मिला, हमको मिला 2 क्लोरो प्रोपेन। यहीं से आपका शुरू होगा एक जो नियम है मार्कोनियॉफ नियम, और एक है एंटी मार्कोनियॉफ नियम, या परऑक्साइड इफेक्ट, या खराश प्रभाव, तीनों। ठीक है, तो हम अब यहाँ से हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक है मार्कोनियॉफ का नियम। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, मार्कोनियॉफ का नियम। ठीक है, अब मार्कोनियॉफ क्या कहता है, मार्कोनियॉफ कहता है कि जब हम किसी असम्मित एल्कीन से, असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन के साथ जब हम किसी हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HCl का योग कराते हैं, तो उसका ऋणात्मक सिरा, ये बहुत बड़ी बात है, HCl का ऋणात्मक सिरा, अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे HCl का हम आयनन कराएं तो क्या निकलता है, H प्लस और Cl माइनस। तो क्या कह रहा है मार्कोनियॉफ कि HCl का ऋणात्मक सिरा यानी कि Cl माइनस, वो उस कार्बन से जुड़ता है, एल्कीन के उस कार्बन से, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम होती है। ध्यान रखिए, फिर से बोलो, मार्कोनियॉफ के नियम के अनुसार जब किसी असम्मित एल्कीन, ये असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन पर HCl का योगात्मक अभिक्रिया कराई जाती है,
तो इसका ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या निम्नतम होती है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट आप देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो Cl किससे जाकर जुड़ेगा? इससे जाकर जुड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये किसके अनुसार बना? मार्कोनी ऑफ। ये मार्कोनी ऑफ के नियम से। ठीक है, हमको क्या मिलेगा मार्कोनी ऑफ का नियम से? 2-क्लोरोप्रोपेन हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। लेकिन मार्कोनी ऑफ समझ में आ गया। लेकिन यदि यही अभिक्रिया, अब इसको मैं, लेकिन यही अभिक्रिया सेम, यानी हम क्या कर रहे हैं? असम्मित एल्कीन के साथ HCl जोड़ रहे हैं। यदि यही अभिक्रिया किसी पेरोक्साइड क्या होता है? वास्तव में पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा जरूरत से एक ज़्यादा होती है, जैसे पानी H2O है। ठीक है, अगर इसी के साथ ऑक्सीजन एक बढ़ जाए तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आई बात समझ में? अब मान लो बेंजोइक एसिड C6H5COOH, एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, तो कोई भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया कराई जाती है तो अब उसका ऋणात्मक सिरा उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में पेरोक्साइड इफेक्ट में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये मिलेगा पेरोक्साइड प्रभाव। तो बात आ रही है समझ में? वैसे भी देखिए मार्कोनी ऑफ सिंपल था, तो यहाँ पर हमने देखे कि ये 2 डिग्री यानी सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी कार्बन है ये, इसीलिए यहाँ पर इसका मेजर प्रोडक्ट रहा। लेकिन पेरोक्साइड के प्रभाव में क्या होता है कि वहाँ पर ऑक्सीकारक, पेरोक्साइड भी एक प्रकार का ऑक्सीकारक, तब वहाँ पर जो है वो 1-क्लोरोप्रोपेन जो है वो अधिक मात्रा में मिलता है। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन से हमने 3 विधियों से क्या बनाए हैं? हेलो एल्केन। सबसे पहले हमने बनाया एल्केन के हेलोजनीकरण से। ठीक है, हम उसका मैकेनिज़्म भी पढ़े जिसमें हम मुक्त मूलक क्रियाविधि से हमने किया। फिर हम उसी पर क्या कर लिए, एक कॉम्प्लिकेशन आ गया था आयोडीकरण में, तो हमने क्या किए, उसमें एक क्या रख लिए थे? ऑक्सीकारक रख लिए थे। फिर हमने एल्कीन पर हेलोजनीकरण कराया तो हमको उससे डाई हैलाइड मिला, और उसके बाद हमने एल्कीन पर HX का योग कराए तो हमें 2 प्रकार की प्रोडक्ट मिले। एक यदि हम पेरोक्साइड प्रभाव से देखें तो 1-क्लोरोप्रोपेन मिला, और यदि हम मार्कोनी ऑफ के नियम, ये सामान्य नियम है, यहाँ पर किसी भी उसकी आवश्यकता नहीं है, तो हमें क्या मिला? 2-क्लोरोप्रोपेन मिला। तो ठीक है बच्चों, आज हमने हेलो एल्केन के बनाने या विरचन की विधि पढ़े, किससे? हाइड्रोकार्बन से। तो ठीक है, अगर आप लोगों को ये पढ़ाई पसंद आ रही है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अभी बनाने की विधियाँ और हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय।